अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, बात करते हैं वक्त और मुलाकात की। कभी वक्त पर मुलाकात की जाती है तो कभी मुलाकात करके वक्त लिया जाता है। यूँ वक्त और मुलाकात आगे पीछे होते रहते हैं। इस वक्त मुल्क में मुलाकातों का वक्त है और ये वक्त और मुलाकातें सेनेट इंतखाब के लिए हैं। लेकिन वक्त और मुलाकात के इस खेल में बड़ी हलचल होती है। पहले किसी काम के लिए वक्त मुतय्यन किया जाता है, फिर उस वक्त के लिए वक्त के चक्कर शुरू होते हैं। बीच में मुलाकातों का सिलसिला रहता है। किस वक्त किससे मुलाकात करनी है, किस मुलाकात के लिए कौन सा वक्त ज़रूरी है, ये खेल खूब चलता है। वक्त और मुलाकात की ये गेम जब नंबर गेम के लिए हो फिर तो एक घन चक्कर शुरू होता है, जिसमें कभी चक्कर लगाए जाते हैं और कभी चक्कर लगवाए जाते हैं। कभी चक्राने के लिए चक्कर होते हैं, कभी चक्कर देकर रफू चक्कर होना होता है। अब सेनेट का रुख करते हैं ताकि आपको पता चले कि कितना चकरा देने वाला प्रोसेस है ये। इंतखाब में बहुत कम वक्त रह गया, साथ ही मुलाकातें भी शुरू हो गईं। लेकिन वक्त और मुलाकातों के घन चक्कर में अब बहुत सारे चक्कर शामिल होंगे। ऐवान बाला के लिए सियासत होगी या तजारत, वोटों का लेन देन होगा या नोटों का, साफ शफाफ चलने वाले कैसे चलेंगे, रोटी कपड़ा और मकान वाले क्या देंगे, मोटरवे बनाने वाले कौम को बनाएंगे या सेनेटर बनाएंगे। बहरहाल जो भी होगा वक्त ही बताएगा, लेकिन पहले मुलाकातें ज़रूरी हैं। मैं तो बस यही कहूँगा, यह अहले सियासत की रवायत है पुरानी, दावा जो किया करते हैं पूरा नहीं करते। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तर्जीहों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ज़रा मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूं। मेरे साथ दो मेहमान प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और पहली शख्सियत जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तवील अरसे से शोबा से मुंसलिक हैं, हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है और तजर्बे की ये तवारत अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजियाकार जनाब नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद का बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ मसरूफियत के बावजूद आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स लॉट। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन और उनका ताल्लुक़ शोबा वकालत से है, हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र है और तजियाकारी में बड़ी महारत रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और तजियाकार बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। जी वालेकुम अस्सलाम। वक्कास, प्रोग्राम में शिरकत वक्त और तजिए का बहुत शुक्रिया। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, नसीम साहब पहले मैं आपकी जानब रुख करता हूँ। सेनेट इंतखाबात यानी अच्छा खासा सिलसिला है और बड़ी हलचल है सियासी हवाले से इस वक्त। लेकिन सेनेट इंतखाब की बसंत में पतंग की ऊँची उड़ान है। पीपल्स पार्टी और PTI के हमायत हासिल करने के जतन, सईद गनी ने गिलानी की सपोर्ट पर सूबाई वजारत और अजाफी सीट्स की पेशकश कर दी है। और ये तो लाजम बात है कि पीपल्स यानी इत्तेहाद है वफाक के साथ, हुकूमत के साथ MQM का। लेकिन पीपल्स पार्टी और PTI दोनों की जानब से ये राब्ते जारी हैं और ऑफ़र्स भी की जा रही हैं। लेकिन MQM की राब्ता कमेटी ने एक इजलास बुलाया और वो इजलास अच्छा खासा यानी 2 बार वो इजलास रखा गया। पाकिस्तान यानी MQM राब्ता कमेटी पाकिस्तान का PTI के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से राब्ते पर भी इत्तफाक़ हुआ। पीपल्स पार्टी ने MQM से यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए हमायत मांगी थी। तो कैसे देख रहे हैं ये राब्ते, मुलाकातें और हमायत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब। आप देखें कि ये जमहूरियत का हुस्न है। ये बहुत अच्छी बात है कि सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं और इसकी एक आपको एक रौनक नज़र आ रही है। और एक पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे बहुत अच्छी मूव की है। वो चेस में कहते हैं ना, चेकमेट। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतारने से ज़रा रौनक बढ़ गई है। नहीं तो यही था कि जिसकी जितनी सीटें होती सीटें ले जाएगा, जिस तरह पंजाब में हुआ कि वहाँ पे अपना बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब हो गए। लेकिन ये राब्ते होना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि पाकिस्तान अभी भी एक अर्तकाई अमल से गुजर रहा है। रोज़ बरोज़ यहाँ पे आपने देखा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पहले असेंबली अपना टाइम पूरा नहीं करती थी, अब आपने देखा कि तकरीबन 5-5 साल उन्होंने अपने पूरे किए। तो मैं तो इसको बड़ी अच्छे तरीके से देखता हूँ कि हम जो है अपना पार्टियाँ एक दूसरे के साथ रब्ता कर रही हैं, मिलना जुलना उनका हो रहा है, तलखियाँ कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होने बाकी है। MQM ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया, क्योंकि वो मरकज़ में PTI के हमायती हैं, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई है, उनके पास वजारतें भी मौजूद हैं, तो उनका इखलाकी तौर पे यही बनता है कि वो PTI का साथ दें। गो कि वो सूबा सिंध में मौजूद है और वहाँ पे उनके पीपल्स पार्टी के साथ गो के उनका जो है वो एक इत्तेहाद तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि MQM की एक बहुत बड़ी तादाद कराची हैदराबाद से सिलेक्ट होकर सिंध असम्बली में पहुंचती है। तो उनका एक आपस में बड़ा अच्छा जो है वो इत्तेहाद होना चाहिए। और अगर इत्तेहाद नहीं भी है, वो उनके इत्तेहादी नहीं भी है, लेकिन अच्छे टर्म्स पे उनकी एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए, ताकि सिंध स्पेशली कराची और हैदराबाद के लोगों के मसाइल हल हो सके। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि इसमें एक सियासी हलचल आई हुई है जिसमें PDM काफ़ी अहम रोल अदा कर रही है। और शुक्र है कि PDM ने जो यू टर्न लिया था उसके बाद जो है ये एक रौनक आई, नहीं तो वो तो असम्बलियों से इस्तीफे देने जा रहे थे। और ये पीपल्स पार्टी की ही कारकर्दगी थी कि उन्होंने उनको मनाया कि नहीं, इस तरह जमहूरी अमल को चलते रहना चाहिए। और उसकी वजह से आप देखें कि ये रौनक लगी। अगर वो असम्बलियों से इस्तीफे दे देते तो पाकिस्तान फिर एक बहरान की कैफियत में आ जाता। मैं ज़रा बैरिस्टर साहब से पूछ लेता हूँ। बैरिस्टर वकास, आपको कैसे लग रहा है? MQM से रब्ता किया पीपल्स पार्टी ने और वाज़ेह तौर पे ऑफर्स किए हैं सीटों के हवाले से, और लेकिन दूसरी जानब MQM की रब्ता कमेटी ने इजलास बुलाया और बल्कि 2 दौर किए गए इस इजलास के, और उसमें फैसला ये किया गया है कि PTI का साथ जो है वो बरकरार है, लेकिन रब्ता पीपल्स पार्टी से भी रखा जाएगा। और सेनेट इंतखाबात हैं और ये हलचल आपको नज़र आ रही है, कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत को? देखिए दिस इज नॉट अ न्यू थिंग इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में दहाइयों से चलता आ रहा है। वो इसलिए कि जितने भी मुखालिफिन खासतौर पे जो कि एक दूसरे के खिलाफ बड़े बुलंद बांग दावे भी करते हैं, मुखालफत के नारे भी लगाते हैं, एक दूसरे को ओल फोल भी बकते हैं, इसके बाद आपने देखा कि सेनेट के इंतखाबात या किसी भी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट के अंदर या किसी भी लॉ का हिस्सा बनने के लिए वही लोग फिर इनके लिए वोटिंग भी करते हैं। तो ये पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर कोई एक नई चीज़ नहीं है। ये जितने भी पॉलिटिकल मुखालिफ हैं, जब वो अपने ज़ाती मफादात को देखते हैं कि हमारे हक में या हमारे बेनिफिट में या इंटरेस्ट में कोई चीज़ आ रही है, तो डेफिनेटली वो डील भी लेते हैं या उसमें जो भी उनके लिए पेशकश होती है या ऑफर होती है उस पर गौर होश भी करते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चूंकि जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब ने भी बात की कि MQM को वफाक में फेडरल गवर्नमेंट में पहले ही PTI ने वजारतों से भी नवाजा है, लिहाजा जो हत्तुल मकान जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो यही नज़र आती है कि MQM अगर सेनेट के इंतखाबात में वोटिंग करेगी तो उसके ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो PTI के साथ ही जाएगी, क्योंकि पहले भी उनको अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया गया, वजारतों से नवाजा गया और बड़ी आम वजारतें उनको दी गई हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान के पोलिटिकल कल्चर के अंदर ये चीज़ें तो नज़र आती है कि सेनेट के इंतखाबात के मौके पर अट्रैक्टिव ऑफर्स दी जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह पंजाब में जिस तरह नसीम सिद्दीकी साहब ने भी बात की कि बिला मुकाबला उनको सिलेक्ट कर लिया गया, दोनों ने अपने कैंडिडेट्स को बिठा लिया गया कि हम उनकी मुखालफत में नहीं आएंगे, आप हमारी मुखालफत में नहीं आए। तो ये एक जो एक खूबसूरत डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो भी डिस्पर्च हुआ। लेकिन यहाँ पे जो सिंध के अंदर है और खासतौर पर वफाक में स्पेशली जो यूसुफ गिलानी की सीट है, तो उस हवाले से एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, मैं उस हवाले से भी जानना चाहूँगा वकास। लेकिन अहम बात यह है कि एक और हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूँ जो अखबारात का हिस्सा है कि सियासी मसरूफियत आड़े आई या पीपल्स पार्टी की ऑफर काम दिखा गई। असद उमर इंतज़ार करते रह गए। MQM ने ऐन वक्त पर ज़ोराने में शिरकत से माजरत कर ली। तो ये माजरत आखिर क्यों की है? बाद में वाकई एक अच्छा खासा इजलास भी बुलाया गया, वक्त भी किया गया, गौर खौज भी किया गया, लेकिन इजलास में शिरकत नहीं की। बयान अपनी जगह पे, तो कैसे देख रहे हैं आखिर माजरत क्यों की गई? सर देखें अदील, पाकिस्तान में कभी भी बयानात के ऊपर तो हम नहीं जा सकते। वो इसलिए कि पस पर्दा और पस दीवार हकायक कुछ और होते हैं, बयानात कुछ और दिए जाते हैं। और हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर में डबल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रवेल करती हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, डेट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो जो ये एक इंडिकेशन मिली कि उन्होंने इजलास के अंदर शिरकत नहीं की, ये तो
एक यहाँ तक भी इंडिकेशन मिलती है, ये इस चीज़ की रिफ्लेक्शन करती है, गमाज़ी करती है कि शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ भी जाएँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ जहाँ तक मैं एक अदना सा सियासत का तालिब इल्म हूँ या कानून का तालिब इल्म हूँ, और जो इस सिस्टम को समझता हूँ कि एमक्यूएम के लिए, चूँकि यहाँ पे पीटीआई के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है और ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स वो ले सकते हैं, फंड्स ले सकते हैं, तरक्याती कामों में ये पीटीआई उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इजलास में शिरकत की हो या ना की हो, बहत्तुल मकान जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी यही है कि एमक्यूएम जो सेनेट के इंतखाबात में सही पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सपोर्ट करेगी। सही। नसीम साहब, आप क्या कहेंगे? आखिर दोहराना दिया गया पीटीआई की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, और लाजम बात है इत्तेहादी है एमक्यूएम, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शिरकत नहीं की, माजरत कर ली। राना साहब, हमारे मुल्क में जब कोई बड़े अहम काम हो रहे होते हैं तो लोग खानों की तरफ जा रहे होते हैं, खाने तो बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं ना। तो मेरे ख्याल से वकास ने बिल्कुल सही कहा कि हमारे मुल्क में जो है ना वो अजीब व गरीब बातें प्रिवेल करती हैं। उन्होंने भी एमक्यूएम ने कह दिया हमारी मसरूफियत थी और वो नहीं खाने पे गए, क्योंकि वो अपनी मीटिंग्स कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड करना था, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल मरला था कि अगर वफाक में, क्योंकि पीटीआई के साथ वो इत्तेहादी हैं, तो उनके साथ जाना है, और सिंध में गवर्नमेंट मौजूद है जिनके अंडर उनका सूबा काम कर रहा है और उनके शहर के लिए वो कोई ना कोई मराद दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि एमक्यूएम पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की डसी हुई है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और एमक्यूएम बड़ी ताकत में मौजूद थी, अभी तो एमक्यूएम की सीटें बहुत कम हो गई ना, श्रिंक हो गई हैं, 24 से 6 पर आ गई हैं। जब 24 सीटें होती थी और बहुत पावरफुल होती थी एमक्यूएम, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। तो उन्होंने टाइम तो थोड़ा सा गेन करना था, उनकी अपनी मीटिंग्स चल रही थी। फिर एमक्यूएम के अपने अंदर भी बड़े मसाइल है, आपको पता है फारूक सत्तार ग्रुप है, बहादराबाद ग्रुप है, बीच में से पीएसपी निकल गया है, तो उनको अपने भी बड़े मसाइल हैं। तो उन्होंने देखना था कि असल मसले को किस तरह सॉल्व किया जाए। तो खाना उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, उन्होंने इस मसले का हल निकालने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। सही। और क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम इत्तेहादी है हुकूमत की, लेकिन पीडीएम या अपोजिशन और अपोजिशन का इत्तेहाद वो बड़ी अहमियत का अमल है। ऐसी सूरत हाल में जब इंतखाबात की बात हो रही है, सेनेट इंतखाबात की, तो अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। वो सिलसिला अब चल निकला है, बल्कि आसिफ जरदारी साहब भी यहीं पहुंच गए हैं इस्लामाबाद में, और अब वज़ीर आज़म का भी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन कल मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की और फजलुर रहमान की। फजलुर रहमान ने सेनेट इंतखाब में सबसे अच्छे की उम्मीद जाहिर कर दी है। कहते हैं पीडीएम में इख्तलाफ की ख्वाहिश रखने वालों ने मुँह की खाई। आपको लगता है वाकई कोई पीडीएम जो कह रही है कि फजलुर रहमान साहब जो दावा कर रहे हैं कि जी बहुत अच्छी कारकर्दगी और आने वाले वक्त में आप देखिए कि बस झूठ जो है ना वो बहुत बड़ी पहचान बन चुका है सियासत की। आप देखें कि इतनी बड़ी उनको धचका लगा है कि कहाँ वो असेंबलियों से इस्तीफ़े देने जा रहे थे, कितने बुलंद व बांग दावे कर रहे थे कि हम वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेंगे, गवर्नमेंट चली जाएगी। और फिर अब मैं वो जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अब आप देखें कि आप फिर वापस वहीं के वहीं आ गए और आपने ज़मनी इलेक्शन भी लड़े, आप इलेक्शन ये सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन राना साहब, यहाँ पे मुझे एक बात की बड़ी तकलीफ़ होती है कि जिस करप्शन को ख़त्म करने के दावे किए गए थे और जिन लोगों के ऊपर करप्शन के बहुत बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं, वो अभी भी जेलों से बाहर हैं, नारे लगाते फिर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, और वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचे। और जब ये आपने देखा कि ये जो आपस में राब्ते किए जा रहे हैं एमक्यूएम से पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ, ये सिर्फ सीटों का इत्तेहाद है, सिर्फ सीटें लेने के लिए ये। जब कौम की बारी आती है, जब कौम के लिए कुछ डिलीवर करने की बारी आती है, तो आपने देखा कि असेंबली में इन लोगों के क्या रवैये होते हैं, किस तरह ये कागज़ फाड़ रहे होते हैं और एक मछली मंडी बनी होता है। इससे बेहतर तो मैंने नर्सरी के बच्चों की क्लास में डिसिप्लिन देखा है कि वो अपनी टीचर की एक आवाज़ के ऊपर डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए होते हैं। और हमारा यहाँ पे स्पीकर जो है वो बेचारा चीख चीख के मर जाता है, और कितनी तूफ़ान बदतमीज़ी असेंबली के अंदर हो रही होती है। आपने पिछले दिनों देखा सूबाई असेंबली कराची में, सिंध में किस तरह बदतमीज़ी हुई, इसी तरह नेशनल असेंबली में। तो जब कौम को डिलीवर करने की बारी आती है तो इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं आता, लेकिन जब अपने मफादात आ जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे के जो है वो पैरों में पड़ना शुरू कर देते हैं। वकास साहब, आप कैसे देख रहे हैं? वाकई सेनेट इंतखाब के हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है मुलाकातें, और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बहुत महदूद वक्त रह गया है। लेकिन कल जो अहम मुलाकात हुई है वो बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की पीडीएम के हवाले से। और मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि जी पीडीएम में इख्तलाफ की ख्वाहिश रखने वालों ने मुँह की खाई। आपको लगता है वाकई जो कहा जा रहा है ऐसा ही कुछ है? देखिए जी, पीडीएम का जो पहले दिन से बयानिया था, मैं नसीम साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ
कि पहले ये इस्तीफे लेने के लिए आए, फिर ये इस्तीफे देने के लिए आए, ना इन्होंने इस्तीफे दिए, ना इन्होंने इस्तीफे लिए, और फिर कहाँ गया इनका बयानी, और इनके बयानी के अंदर बहुत ज़्यादा तज़ादात, बहुत ज़्यादा तफावत, और ये इनके बयानिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादती मफादात की अक्कासी गमाज़ी और तर्जुमानी करते हुए नज़र आए, और जितनी भी दरारें नज़र आई, तफावत नज़र आए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आए, जिसकी वजह से कन्फ्रंट्रेशन ने भी जन्म लिया, वो यही था कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में अपने ज़ाती मफादात की जंग लड़ी है, पाकिस्तान की अवाम के या अवामी मफादात की जंग नहीं लड़ी। यही और ये जो सेनेट के हवाले से भी इनकी भी यही कोशिश है कि मैक्सिमम जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, उनसे जो मैक्सिमम ये मराद ले सकते हैं, मैक्सिमम अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो भी लें। एट द सेम टाइम नून लीग से ले सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का खुद इस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इतना हादसा हिस्सा नहीं रहा, स्पेशली ये प्रेजेंट सिनारियो में, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट में देखा जाए। और दूसरी बात ये है, दिल बात जो आपने कहा कि थोड़ा सा वक्त रह गया, आज वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे फैसला दे देगी। टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी डिसिसिव डे फॉर बिल्कुल। सेनेट इलेक्शन, जिसके अंदर मैं एक चीज आपके जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी, कि सुप्रीम कोर्ट आज बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी यही है कि ये पार्लियामेंट्री सवरेनिटी को देखते हुए पार्लियामेंट के बॉल में, कोर्ट में ये बॉल फेंक देगी, और उसके बाद ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि ओपन बैलेट पेपर के थ्रू जाएंगे या सीक्रेट बैलेट पेपर सही। के थ्रू जाएंगे। अगर ओपन के थ्रू जाएंगे तो फिर 2/3 मेजोरिटी, और इनको रिक्वायर है जो आर्टिकल 238 और 239 की रिक्वायरमेंट है। लिहाजा आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान की यानी सुप्रीम जितनी भी कोर्ट का 1973 जो भी फैसला आए, और स्पेशली मशावरत कह लें उसको या तशरीह कह लें, वो बड़ी अहमियत की हामिल होगी। लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे अगर बढ़ूँ, तो बिलावल भुट्टो ने जो मुलाकात के बाद जो अपनी गुफ्तगू की है, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। वो तो वाज़े तौर पर कहते हैं हुकूमत अवामी हमायत से मुकम्मल महरूम है, ज़िमनी इंतखाब के नताइज इस बात का सबूत हैं, और साथ में अरकान पार्लिमान भी हमायत से इनकारी हैं। और उन्होंने वाज़े तौर पे ये दावा किया है कि सेनेट में सरप्राइज़ देंगे। आपको लगता है कि वाकई पीपल्स पार्टी कोई ऐसे सरप्राइज़ दे पाएगी? देखिए, सेनेट के अंदर क्या सरप्राइज देंगे, जितनी जिसकी नुमाइंदगी है प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर, उसके मुताबिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर तो साफ और शफाफ, फेयर, फ्री, जस्टली और ट्रांसपेरेंटली इंतखाबात करवाए जाए, लड़े जाएं, फिर तो अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अलावा इन्होंने क्या सीटें लेनी है, क्या सरप्राइज करना है। फिर यही हो सकता है कि पसे दीवार या पसे पर्दा ये जमीर खरीदें, वोट्स खरीदें, लोग खरीदें, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स खरीदें। और सेकेंडली जो आपने अपने क्वेश्चन की फर्स्ट स्पीशीज थी, मैं उसकी तरफ आना चाहूंगा कि वाकई ही जो अभी मौजूदा बाई इलेक्शंस थे, खासतौर पर डस्के के, वजीराबाद के और नौशहरा के, मैं ये समझता हूं कि इन इलेक्शंस के अंदर पीटीआई बिल्कुल लड़खड़ाती हुई नजर आई है। और जो मैंडेट का इजहार 2018 के इंतखाबात में किया गया, मैं ये समझता हूं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ भी, बतौर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी, कि वो जो एक कॉन्फिडेंस था वो शैटर और स्कैटर होता हुआ नजर आया है। अगर हुक्मरान जमात, ये पाकिस्तान की तारीख शाहिद है इस चीज की, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है, कि जब भी बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें अल्टीमेट जो बेनिफिट है या एडवांटेज है वो गवर्नमेंट को जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट की मशीनरी थी, गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर सपोर्ट थी, उसके बावजूद वजीराबाद में और NA-75 डस्का के अंदर, नौशहरा के अंदर जो इनका हाल हुआ पूरी कौम के सामने है। ये इसी चीज की गमाजी करता है कि जो मैंडेट, जो वोट और जो ताकत पाकिस्तान की अवाम ने 2018 के आम इंतखाबात में इनको दी थी, वो शैटर होती हुई और स्कैटर होती हुई नजर आ रही है। एट द सेम टाइम ये इस बयान के अंदर ये सिर्फ बिलावल भुट्टो का बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में सियासी फहमो फरासत और हिकमत और दनाई रखने वाले लोगों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक रोब दबदबा था, या जो एक डिलीवरेंस, या जो नारे थे, वादे थे, बातें थी, वो तमाम मंशूर, दस्तूर और झंडे रद्दी की टोकरी की नजर हो चुके हैं। और इसी तो वजह नहीं, से जो लाजम बात है, महंगाई आपको बढ़ी, लगता है कि ऑयल प्राइसिंग बढ़ी। ये सारी की सारी राय असरअंदाज तो होगी ना फिर साख पे? देखिए, ये बहुत बड़ी बुरी तरीके से असरअंदाज होगी और हुई भी है। जहां तक NA-75 की सही। बात है, अगर तो पीपल्स जो पीटीआई की गवर्नमेंट डिलीवर करती, परफॉर्म करती, कारकर्दगी दिखाती, जो महंगाई कम करती, ऑयल प्राइसिंग कम करती, और जितने नारे, वादे, बातें किए गए थे इन पे अमल दरामद करती, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए NA-75, वजीराबाद का हल्का, नौशहरा का हल्का और जितने भी हल्के हैं, जब आप अवाम की बिल्कुल। सहूलियत के लिए डिलीवरेंस करते हैं, अवाम को फैसिलिटेट करते हैं, तो अवाम क्यों किसी दूसरे के पास जाएगी? अवाम को किस चीज से गर्ज है, किस चीज से मफाद है
कि उनकी फैसिलिटेशन के लिए कवानीन बनाए जाए, उनकी सहूलत के लिए महंगाई कम की जाए, आम शख्स को नौकरियां दी जाए, रोजगार दिए जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तमाम जितने भी इनके मंशूर थे दस्तूर से, उसको एग्जीक्यूट करने में मुकम्मल तौर पे अभी तक नाकाम नजर आई। सही, लेट्स सी कि क्या सूरत बनती है। लेकिन नसीम साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो वाज़ेह तौर पर दावा कर रहे हैं कि वो जी सरप्राइज़ देंगे सेनेट इंतखाब में, और साथ में उनका ये कहना है कि अवामी हमायत से जो है PTI वाकई महरूम है या हुकूमत महरूम है, और इसका नतीजा उन्होंने ज़िमनी इंतखाब के हवाले से वो शो किया है। तो कैसे देख रहे हैं? देखिए राना साहब, सरप्राइज़ तो बिलावल भुट्टो दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इनका सरप्राइज़ जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को होगा जब वो हार जाएंगे, क्योंकि उनको इतनी उम्मीदें दिला दी गई हैं, और वो सरप्राइज़ यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखें कि बड़े बुलंदोबांग दावे इस तरह बिलावल भुट्टो साहब को नहीं करने चाहिए। अभी वो मेरे ख्याल से इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि सियासी तौर पर जिस तरह उनके वालिद साहब बड़े नपे तुले अंदाज में बयानबाजी करते हैं, इनकी बातों में बचगानापना ज़्यादा होता है। अब आप देखें ना कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आपको एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। कहाँ आप कहते थे कि जरदारी साहब को पाकिस्तान की सड़कों पे घसीटेंगे और पेट फाड़ के उनसे पैसे निकलवाएंगे, कहाँ आप उनके साथ इत्तेहाद करके बैठे हुए। बेनज़ीर भुट्टो को आप सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर बोला कि नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक का बेटा है, तो फिर उसकी पोती ज़िया-उल-हक की पोती को मिलने के लिए चले गए जाती उम्रा में, उसको बहन बना लिया, तो आप भी पोते हो गए ज़िया-उल-हक के। तो इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए, आपस में गुंजाइश होनी चाहिए। नहीं तो फिर भी अगर हम देखें सेनेट इंतखाबात के हवाले से, तो वाकई इस्लामाबाद का जो इंतखाब होगा उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके मुकाबले में जो मद्दे मुकाबल हैं हफीज़ शेख, तो कैसे देख रहे हैं किसकी तरफ जाता हुआ परिणाम? देखिए बात यह है कि वही जिस तरह वकास ने कहा ना कि मुतनासिब नुमाइंदगी है, PTI इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनका वोट बैंक ज़्यादा है, और आपने देखा है कि अब कोई ज़्यादा उम्मीदवार नहीं है। 1 to 1 आपस में हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुकाबला है। जबकि PTI के पास सीटें मौजूद हैं, तो फिर आप किस तरह दावा कर सकते हैं कि आप सरप्राइज़ देंगे? नहीं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी सूरत चल रही है, इसका मतलब है कि व्हीलिंग एंड डीलिंग चल रही है ना। जब आपने वीडियो देखी कि उसमें किस तरह वोट खरीदे जाते हैं, पैसे दे के ही वोट खरीदे जाते हैं ना। तो आप अगर अंदरूनी खाते कोई इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं और सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, तो ये तो एक वैसे ही इसी वजह से तो ओपन बैलेट का जिक्र किया गया, और यही पीपल्स पार्टी ओपन बैलेट का तकाजा करती थी सेनेट में, यही मुस्लिम लीग नून ओपन बैलेट का तकाजा करती थी। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इसका जिक्र भी किया, लेकिन इन दोनों के अदवार गुजर गए, किसी ने इसके ऊपर स्टेप नहीं लिया। आप देखें कि PTI गवर्नमेंट ने इस पे स्टेप भी लिया, और इमरान खान साहब ने अपने सूबाई असेंबली से 20 MPs को निकाल दिया। वकास साहब ने भी बोला कि हालात यानी ये इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वो तशरीह कर सकती है, होगा तो यही सूरत हाल ना कि पार्लियामेंट क्या इस पे एग्री होती है या नहीं, या आइन के तहत उसमें कोई चेंज। देखिए बात तो ये कि ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी, पार्लियामेंट को खुद फैसला करना चाहिए था। लेकिन जब पार्लियामेंट में अपोजिशन ने कोऑपरेट नहीं किया, तो उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गए। क्योंकि आपने देखा है पाकिस्तान में कोई भी इंतखाबात हो, वहाँ पर धांधली जो हारता है वो धांधली का शोर मचा देता है। अगर आप वजीराबाद में जीत गए तो इलेक्शन ठीक हो गया, डस्का में हार गए तो वहाँ पर धांधली होगी। इस तरह का जब एटीट्यूड आएगा तो क्लैरिटी होनी चाहिए और इलेक्शन फ्री होने चाहिए। तो उसके लिए जिस तरह PTI गई है सुप्रीम कोर्ट में, अब देखें सुप्रीम कोर्ट उसका डेफिनेटली यही, मेरा तो अंदाज़ा यही कि यही फैसला आएगा कि पार्लियामेंट को रिकमेंड करेंगे। वकास साहब, आपको क्या लगता है यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख आपस में मद्दे मुकाबल है और बड़ी अहमियत का हामिल है ये मुकाबला, और इसी बिना पे यानी बहुत सारा ये कहा जा रहा है कि ये अपसेट भी हो सकता है, इसीलिए कि शायद सरप्राइज़ भी हो सकता है। लेकिन नसीम साहब का ये कहना है कि सरप्राइज़ कहने की हद तक है, वैसे तो अपोजिशन शायद ना जीत पाए, यूसुफ रज़ा गिलानी ना जीत पाए। आप कैसे देख रहे हैं इस मुकाबले को? देखिए मैं नसीम साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि जो इमरान खान साहब है उनकी बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी इस हवाले से कि जो भी इनको चीट करेगा, डिसीव करेगा, किसी के साथ डील करेगा, अगर वो हकाइक मंजर आम पे आए, तो जो चाहे उनका इत्तेहादी हो, चाहे उनकी पार्टी में मौजूद कोई भी शख्स हो, उनका कोई MP हो, कोई मिनिस्टर हो, तो इस बारे में उनकी एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे या पार्टी की रुकनीत से डिसपेल कर देंगे। इससे पहले भी आपने देखा कि 20 लोगों को उन्होंने निकाला। लिहाजा अगर तो हफीज शेख के हवाले से मुतनासिब नुमाइंदगी उनके हक में आती है, और इनकी प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जितने भी इत्तेहादी हैं, एट द सेम टाइम जितने इनके अपने मेंबर्स वहाँ पे बैठे हैं, वो अगर उनकी अक्सरियत से हफीज शेख को एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज उनके हक में ही जाएगा। अगर तो कोई उनकी मुखालफत में वोट डालेगा, जिस तरह कुछ लोगों ने बोला, इवन कि आमर लियाकत इज वन ऑफ देम, कि जिसने कहा कि जी मैं
पहले इनको वोट नहीं डालूंगा, फिर असद उमर ने कहा कि हम इनको मना देंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी पार्टी की नुमाइंदगी लेते हैं, ये बतौर रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, तो एट द सेम टाइम पार्टी की पॉलिसी से आप डिफर तो कर सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज के अंदर और इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शंस के मौके के ऊपर आप कभी भी पार्टी की जो जितनी भी पॉलिसीज है उससे इनहराफ और इनकार नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको यू हैव टू गो विद द फ्लो। अगर आप फ्लो के अगेंस्ट चलते हैं और धारे के अगेंस्ट चलते हैं तो फिर आप मसलते भी जाते हैं और कुचले भी जाते हैं। खास तौर पे जो इमरान खान की गवर्नमेंट है जिसके अंदर उनकी पॉलिसीज जो बड़ी क्लियर है इस बारे में कि अगर आप मेरे फ्लो के साथ नहीं जाएंगे तो आप इसमें अल्टीमेटली नुकसान उठाएंगे, और इससे पहले भी सही। जिन लोगों ने अपने ज़मीर बेचे वो भी चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन नसीब साहब, बयान तो सामने आया शेख रशीद साहब का भी। अब शेख रशीद साहब तो बड़े पक्के हैं, वो कह रहे हैं कि हम हमारी इत्तेहादी है, वोट भी हमारे उम्मीदवार को ही देगी। और यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से कहते हैं उन्होंने बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद कर दिया उन पे। तो आपको क्या लगता है कि जो शेख रशीद कह रहे हैं वो कोई दावा पूरा होता हुआ नज़र आता है? देखिए, शेख रशीद साहब बड़े पुराने और सीजन किस्म के सियासतदान हैं और इनके अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा राब्ते हैं, उन्हें पता होता है तमाम मामलात का, उनकी गहरी नज़र भी और उनका तजुर्बा भी और अब तो बहुत उनका ज़्यादा कलमदान भी बड़ी हैवियत का हाँ, और हामिल उनका है, तजुर्बा भी दाखिला। बहुत ज़्यादा ना, तजुर्बे की बुनियाद पे देखते हैं। तो जो बदउनवानी का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, देखिए इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अदालतें पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहाँ पे उनके केसेस चल रहे हैं। जिन केसेस में उनको सज़ा हुई थी वो सज़ा भुगत चुके हैं, और जिन केसेस में अभी सज़ा होनी है या वो बरी हो सकते हैं वो केसेस अभी अदालत में है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं, तो इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपना सेनेट का इलेक्शन लड़ें। तो शेख रशीद साहब की जो पेशन गोइयाँ हैं वो ज़्यादातर आपने देखा है कि दुरुस्ती साबित होती हैं, और एक हालात और वाक़यात भी नज़र आ रहे हैं। मैं यही साथ ऐड करना चाहूँगा, मुराद सईद ने दावा किया है कि सिंध में अब पीटीआई की हुकूमत होगी। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से ये कबल अज़ वक्त बात है। इस तरह की ख्वाहिश तो की जा सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका अभी भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उनके पास सीटें भी ज़्यादा हैं। हाँ, अगर ये कुछ वफाक में पीटीआई 5 साल से पहले इलेक्शन से पहले कोई अच्छी डिलीवरेंस देती है, लोगों को नज़र आता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ दिया है वफाक में और पंजाब में स्पेशली, तो हो सकता है कि सिंध में अगर माइंडसेट लोगों का चेंज हो और सिंध के लोग पीटीआई को वोट दें तो बिल्कुल हुकूमत तो आपको लगता है कि अच्छा सकती खासा है। दौरानिया तो हो चुका ना इस हुकूमत का, और अभी तक वो डिलीवरेंस या गवर्नेंस के हवाले से अगर बात करें तो कारकर्दगी के हवाले से वाले तौर पर बात करें तो कुछ ऐसी कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बिना पे वाकई आवाम को साथ देगी, तो फिर आप सिंध का भी दावा कर दें? देखिए, अपना राना साहब, क्रिकेट से ही मैं मिसाल दूंगा कि कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के मैच में तकरीबन 18वें ओवर तक कराची किंग्स जीता हुआ था, लेकिन अभी मैच का टाइम बाकी था, ठीक है, और 19वें ओवर में आके आपने देखा कि सारी काया पलट गई और 20वें ओवर में लाहौर कलंदर मैच जीत गया। तो मैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को पूरा मौका दूंगा। मैं बीच में उनके बारे में दावा नहीं करूंगा, कुछ थोड़ा बहुत तज्जिया ज़रूर कर सकता हूं, लेकिन फैसला नहीं कर सकता। फैसला मैं तभी करूंगा जब 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, इस गवर्नमेंट की टर्म कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं फैसला करूंगा कि अगर देखा जाए तो क्या ना तो सिंध हुकूमत के बारे में कुछ कहा जा सकता है, और आईनी हवाले से तो वफाक भी, यानी वफाकी हुकूमत को भी आप कुछ नहीं कर सकते, जितना मर्जी कहें लॉन्ग मार्च या जो भी नहीं आप गिरा ऐसा सकते। होगा नहीं। चले, मैं वकास साहब से पूछता हूँ, वकास साहब आप कैसे देख रहे हैं वजीर दाखिला शेख रशीद का बयान? वो कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम जो है वो हमारे साथ ही है और हमें ही वोट देगी, चाहे वो नहीं दौराने में शामिल हुए, और एमक्यूएम ने भी जो वादे किया है, यही फैसला किया है कि पीटीआई के साथ हैं। तो आपको लगता है कि वाकई जो शेख रशीद कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, काफी हद तक इस चीज का इम्कान है। मैं पहले भी ये चीज आपकी गोशगुजार कर चुका हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं और रूलिंग जमात के साथ ही लोगों की प्रायोरिटी और प्रेफरेंसेस होती हैं कि चूंकि उनसे बहुत ज़्यादा फंड्स ले सकते हैं, और जितने भी इनके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव अपने हलकों में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे तो अल्टीमेटली 2 साल के बाद फिर जब इंतखाबात के लिए ये जाएंगे लोगों के पास तो कोई उनकी कारकर्दगी या कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे उसके बगैर तो लोग इनको मुस्तरद कर दें। कोई यकजुम्बश से कलम मुस्तरद लोगों ने किया, अभी इससे पहले भी ये जो बाई इलेक्शंस के अंदर ये चीज़ें नजर आई वहाँ को देखने को मिली। लिहाजा इनकी अल्टीमेट जो है वो प्रेफरेंस या प्रायोरिटी यही हो सकती है कि वो गवर्नमेंट के साथ जाएं, और एट द सेम टाइम जितने भी पीपल्स पार्टी हो, नून हो या जो भी जमातें हों, वो उनके साथ राब्ते तो अल्टीमेटली करेंगी और उनको जो भी अट्रैक्टिव या मकनातीसी कशिश होगी वो उनको दिखाएंगे। और सेकेंडली जो नसीम साहब जिस चीज़ पे बात कर रहे थे और आपने उनसे क्वेश्चन भी पूछा कि मुराद सईद ने कहा कि आने वाले वक्त में सिंध में भी इनकी गवर्नमेंट होगी, मैं ये समझता हूँ कि इनको जहाँ जहाँ पे हुकूमत करने का मौका मिला है वो केपीके के अंदर, पंजाब के अंदर पहले यहाँ पे डिलीवर करे।
परफॉर्मेंस दिखाएं, लोगों को रोजगार दें, महंगाई कम करें। जितने भी वादे किए गए थे, नारे लगाए गए थे, 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घर के, गवर्नर हाउस को मस्मार करके यहाँ पर लाइब्रेरियां बनाने के, वजीर आजम हाउस को गिरा के वहाँ पे यूनिवर्सिटीज तमीर करने के, वो तमाम वादों की तरफ आए। वो तमाम बातें आप गिना नहीं, हकीकत आपको के लगता है कि मुंतजिर हैं हुकूमत और कुछ कर पाएगी? वो वादे अपने, वो दावे अपने पूरे करेगी? कोई करती हुई नजर आती है आपको? देखिए, जहां तक 2.5 साल का अरसा जो जब पीटीआई ने जो रूल किया है, इसमें वो तमाम दावे, तमाम नारे खोखले साबित हुए हैं, सबज बाग की मानी नजर आए। एट द सही। सेम टाइम पानी के बुलबुले और हवा के गुब्बारों से भड़ के नहीं थे कि इनकी लेकिन गवर्नमेंट आई वकास, और वो यहाँ पे जो तमाम अहम बात नारे है, खत्म होते हुए नजर। वहाँ यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि हर तरफ जिन्हीं हुकूमतें मुतहर्रक हुई हुई हैं, अगर हम बात करते हैं, और ऐसी सूरत हाल में जो मुलाकातें हो रही हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ईबान बाला के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मुतहर्रक हैं। परवेज़ खटक और महमूद खान के पख्तूनख्वा असम्बली अरकान से राब्ते हैं। आसफ जरदारी इस्लामाबाद में पड़ाव करेंगे और 1 और 2 मार्च को इत्तेहादियों के एशाइये हैं। इसी के साथ अगर ऐड करें तो वज़ीर आज़म ने भी मुलाकातें रखी हैं। काबीना से मुलाकात, यानी काबीना इजलास मौखर करके वो MPAs और MNAs से मुलाकात होगी। तो ये मुलाकातें किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अगर तो हम सिर्फ हुकूमत के हवाले से सोचें और इत्तेहादियों के हवाले से सोचें तो वाकई कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। लेकिन इतनी मुलाकातें और जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है तो लाजम बात है हलचल तो है ना। देखिए दिल, दिस इज नथिंग बट द स्टॉर्म इन द कप ऑफ टी। मैं ये समझता हूँ कि ये सही। जितनी भी मुलाकातें की जा रही है, टाइम बीइंग है, सेनेट के इंतखाबात हैं परसों चौथ, जब इनके इंतखाबात खत्म होंगे और फिर सारी चीजें एज यूजुअल मामूल पे आती हुई नजर आएंगी। और ये वक्ती तौर पर ये सिर्फ हलचल है, और ये वक्ती तौर पे ये सारे राब्ते, ये बातें एक दूसरे के साथ नरम गोशे अपनाए जा रहे हैं। बस आप देखेंगे कि इन सेनेट के यदि आपको इंतखाबात के बाद यकीन है फिर कि ये पीटीएम। हुकूमत ही सेनेट इंतखाबात में कामयाबी की जानब गामजन है? देखिए, हुकूमत जो है पंजाब के अंदर 6 सीटें इनके पास चल जाएंगी, 5 इनके पास चली गई, 1 इनके इत्तेहादी के पास और 5 नूनी के बिल्कुल। पास। इसी तरह जो नसीम साहब भी पहले फरमा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की कि मुतनासिब नुमाइंदगी, प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, ये तो पाकिस्तान के तमाम सियासी की प्लेयर्स को, तज्जियाकारों को, और जितने लोग सियासी फहमो फरासत रखते हैं उनके लिए रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। कि सिंध असम्बली के अंदर चूंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे इनको डेफिनेटली मुतनासिब नुमाइंदगी या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ज्यादा वहाँ से जो सेनेटर इनके मुंतखब हो गए, KPK के अंदर इमरान खान साहब की है, वहाँ पे उनको होंगे। और अल्टीमेटली पंजाब के अंदर तो पहले ही नून लीग और उन्होंने आपस में सीटें बांट ली है। बिल्कुल। लिहाजा इसमें कोई इतनी सरप्राइजिंग चीजें नजर नहीं आएंगी। जहां तक सेनेट के इंतखाबात की बात है, सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी की सीट की हद तक चुके, उन्होंने बहुत ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस में लिया, यकीन दिलवाया कि हम आपको जितवाएंगे। ज्यादा एक सीट पे इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, गौरव होश किया जा रहा है, डेलिब्रेशन की जा रही है, वो सही। यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब की सीट है। इसके अलावा तो बड़े क्लियरली सारी पोजीशंस वाज़ा हो चुकी हैं। जिसकी जितनी नुमाइंदगी है उसके मुताबिक इनको सेनेट के अंदर चले, सीटें मैं मिल ज़रा जाएंगी। नसीम साहब से पूछ लेता हूँ। नसीम साहब, कैसे लग रहा है आपको ये जो मुलाकातें हैं और मुलाकातों का वक्त जो है 2 दिन बाकी हैं, और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी मुलाकातें रख रही है, एशाइये भी दे जाएंगे, दोहराने भी दे जाएंगे, और यही सूरत हाल तहरीक इंसाफ की जानब से है, वज़ीर आज़म ने भी मुलाकातें रखी हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोई सिचुएशन सरप्राइजिंग बन सकती है? राना साहब, एक तो ये जो ज़ियाफ़तें रखी जा रही, कुछ गरीबों का भी ख्याल कर लें और कुछ बिरयानी ज़रा आवाम में भी बांट दें। सही। सिर्फ खुद ही जो है ज़ियाफ़तें ना उड़ाते जाएँ। लेकिन ये अच्छी बात है। देखें राना साहब, खुफिया मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, ओपन मुलाकातें होनी चाहिए, क्योंकि जो PTI के इत्तेहादी हैं वफाक के अंदर, वो उनका PTI के मंशूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप उनके पास वोट मांगने जा सकते हैं, उनके ऊपर लाजमी नहीं है कि वो PTI के ही कैंडिडेट को वोट दें। वो अपना वोट मर्ज़ी से किसी और को भी डाल सकते हैं, लेकिन एक जो है अखलाकी तौर पे बनता है, क्योंकि वो इत्तेहादी हैं तो वोट उन्हीं को दें। तो ये मुलाकातें होना कोई बुरी बात नहीं है, ये सियासत का एक हुस्न ही है, और इसी तरह होना भी चाहिए कि डेमोक्रेसी के हवाले से तो आप इसको बल्कि मैं deny तो भी ये नहीं कर चाहता हूँ कि सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई तकरीब है और वहाँ पे अपोजिशन लीडर भी नज़र आ रहा है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि करप्शन इतनी की हुई है अपोजिशन लीडर्स ने कि उनको बुलाया नहीं लेकिन जा अगर सकता। अपोजिशन की बात करें तो एहसन इकबाल का बयान भी सामने आया है, और वो तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि PTI सौदेबाजी और रिश्वत की सियासत में मुलव्वस है, टिकटों की खरीदो फरोख्त पर वो चीख रहे हैं लोग,
और साथ में शायद खाकान अब्बासी कहते हैं सेनेट इलेक्शन में जो होगा देख लेंगे, और यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के हवाले से देखिए, एक उनके पास नंबर कम है और वो ये दावे कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, और जिनके पास नंबर मौजूद है उनके ऊपर आप करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसमें इस भी मुल्क अगर के देखा अंदर जाए नसीब साहब तो ओवरऑल यानी मजमूई तौर पे तारीखी वो काउंटिंग होगी कि पीटीआई की जो है सीटें ज़्यादा होंगी, लेकिन ओवरऑल मजमूई हवाले से तो कहीं ना कहीं कांटेदार मुकाबला हो सकता है ना, कि 52 सीटों में से कुछ किसी को भी मिल सकती हैं। देखिए, बिल्कुल एक दो सीटें भी अगर आगे पीछे हो जाती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और ठीक है, इस तरह इसको हाउस को लेके चलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आपको अदालतें बुलाती हैं करप्शन के इल्ज़ामात के ख़िलाफ़, आप बहुत ज़्यादा बयानात देते हैं, लेकिन साबित तो आपको अदालत के अंदर ही करना होता है। तो उस वक्त तो सदर जरदारी साहब की बड़ी तबीयत ख़राब होती है और इस्तिस्ना ले लिया जाता है, और लेकिन जब इलेक्शन का जोड़ तोड़ होता है तो आप बिल्कुल सरगर्म अमल हो जाते हैं। जब आपकी बेटी की शादी होती है, बाप को मौजूद होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त आप सूट शूट पहन के एक्टिव होकर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब अदालतों का मामला होता है तो उस वक्त आप जो है बड़ी बीमारियाँ आपको लग जाती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि इन चीज़ों का जल्द से जल्द फैसला हो। आवाम को एक गोमगो कैफियत से बाहर निकालना चाहिए, और ये करप्शन के जो मामलात हैं इनको जल्दी सेटल होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान स्विफ्टली मैं तो आगे ये की तरफ जानना बढ़े। चाहता हूँ कि जो भी है ऐसी सूरत में अपोजिशन के कमेंट्स तो अहमियत रखते हैं ना, बयानात तो अहमियत रखते हैं। वक़ार साहब, आप कैसे देख रहे हैं एहसन इकबाल और शायद खाकान अब्बासी? एहसन इकबाल कह रहे हैं कि बड़ी सौदेबाजी कर रही है तहरीक इंसाफ और वो मुलव्वस है रिश्वत की सियासत में, साथ में टिकटों की खरीदो फरोख्त पर चीखो पुकार हो रही है पीटीआई की जानिब से। और शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वो जो गिलानी साहब हैं वो जीत जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो आपको लगता है कि ये जो अपोजिशन की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, ये दावे हैं या वाकई भाई सब कुछ हवा हो जाएगा? देखिए, अपोजिशन को दावे करने से पहले या इस तरह की बातें करने से पहले, जब इमरान खान साहब ने इनके सामने एक प्रपोजल रखा था, जो कि ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी अपने दौरे हुकूमत में कभी भी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से रख सकी। बातें तो करती रहे, नारे तो लगाते रहे, मीडिया में भी बातें करते रहे, लेकिन सॉरी, अनफॉर्चुनेटली जब इनकी बारी आई तो इन्होंने अपनी बारी के अंदर बिल्कुल सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की। लेकिन ये पीटीआई की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने कहा कि आए हमारे साथ बैठें, करप्ट एनालिसिस का, ज़मीर फरोशी का कलाकमार सदेबाब करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट लाते हैं, और तमाम पार्टीज मिलकर ये अमेंडमेंट लाती हैं ताकि हम एक दूसरे के मफादात को डिस्पर्ज ना करें और आईनी तौर पर जिसकी जितनी सीट्स बनती है उसके मुताबिक लें। तो यही लोग भागे थे, यही लोग जो है बैकफुट पे चले गए। तो पहले तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन दोनों पार्टीज ने कहा था कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर के थ्रू होने चाहिए। तो अगर तो ओपन बैलेट पेपर के थ्रू इंतखाबात करवा लिए जाते, ये मान जाते, पार्लियामेंट्री जो अमेंडमेंट 2026वीं अमेंडमेंट थी उसे पास करवा देते, तो फिर ये बातें करने का वक्त ही ना मिलता, ना ये बातें की जाती, ना ये दावे किए जाते। लिहाजा ये इनके पार्ट पे सबसे बड़ा फ्लॉ है, डिमेरिट है, जिसको आज ये पीट रहे हैं। सही जी नसीब। मैं राना साहब ये कह था कि आप देखें कि जब 20 MPs निकाले गए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पीटीआई ने, क्योंकि उन्होंने सेनेट इलेक्शन में गलत वोट दिए थे या पैसे दिए थे, जो भी 14 थे, और फिर अभी आपने देखा कि वजीर कानून को भी फारिग किया गया। आप देखें कि जब चेयरमैन सेनेट का नो कॉन्फिडेंस का वोट था तो ऐवान में 62 हाथ खड़े किए गए, और वोट कितने निकले? तो सबसे बड़े जो इन चीज़ों के डसे हुए वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है। एक सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उन्होंने तो कोई उसमें तहकीक भी नहीं करवाई कि किन लोगों ने अंदर जाके वोट नहीं दिए, और वो लोग जो है वो लोग अभी भी उनकी सफ़ों में बैठे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए था। एक तो वो अपने सफ़ों में उनको नहीं ढूंढ सके जिन्होंने उनके साथ इखलाकी तौर पे दगा किया, और जब एक पीटीआई गवर्नमेंट एक असेंबली में ये चीज़ लेके आ रही है कि ओपन बैलेट किया जाए, तो वहाँ पे भी आपको चाहिए था कि वहाँ पे सूरत हाल में, क्योंकि 1-2 दिन पहले तो रहाई हुई है हमजा शहबाज की, वो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, लेकिन पंजाब में क्योंकि सेनेट की सारी सूरत हाल सामने वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने उन्हें फ़ोन किया है और दावत दी है उसकी अशाइये की, दोहराने की। और आप कैसे देख रहे हैं, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा एक्चुअल अपोजिशन पीडीएम और नून लीग की सियासत? क्या देखिए, एक तो पहले मैं जुमला कंप्लीट कर दूं कि उनकी जमानत पे रिहाई हुई है, जमानत पे, बरियत नहीं हुई उनकी, जमानत पे रिहाई हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। किस तरह शहबाज शरीफ जो है वो जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, आज बिलावल भुट्टो हमजा शहबाज को टेलीफोन करे, एक खुशाइन बात है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें नफ़रतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये जो हमजा साहब बाहर आए हैं ना, इससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा,
क्योंकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबाजी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि जब हमजा शहबाज तकरीर शुरू करने लगे थे तो उसी वक्त मरियम निकल के आ गई और उन्होंने लोगों को हाथ वेव किया, जिसकी वजह से उनको तकरीर रोकनी पड़ी। तो एक क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा था। अब दोनों फैमिलीज़ में जो है, क्योंकि हमजा साहब भी अपना जेल भुगत के आए हैं, वो भी ये दावे करेंगे कि हमारी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। हमजा शहबाज शरीफ को मुशर्रफ दौर में भी जेल जाना पड़ा था, तो वो चाहेंगे कि भाई क़यादत मुझे मिले, मैं फ्रंट पे आके। यानी आपको ये लगता है कि कोई ऐसा तासुर सामने आ सकता है जिसे नून लीग की बिल्कुल आएगा, सियासत बिल्कुल अच्छी खासी डेफिनेटली मुतासर उसकी होती बिल्कुल है? मुतासर होगी, क्योंकि चले मैं वकास से क्या- जान लेता हूं क्योंकि वो लाहौर में मौजूद हैं। वकास, आप कैसे देख रहे हैं ये रिहाई उनकी हमजा शहबाज की, और उनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है बिलावल भुट्टो का, और सेनेट के इंतखाबात, और अहम बात यह है कि नून लीग की क़यादत में कोई चेंज आता नजर आ रहा है आपको? देखिए, नून लीग की क़यादत के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेंगे डेफिनेटली। आप देखिए, चाहे वो सल्तनत उस्मानिया हो, चाहे वो मुगल अम्पायर हो, चाहे मौजूदा सिस्टम हो, हर शख्स जो पार्टी के अंदर इस चीज़ का दावा करता है कि मेरी कुर्बानियाँ हैं, ये मेरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ हैं, तो एट द सेम टाइम वो इस चीज़ का भी दावा करता है कि असल हुक्मरानी के या इक़्तिदार के हकदार हम लोग हैं। तो इस वक्त जो मौजूदा सिनारियो है जो नून लीग का, उसके अंदर एक तरफ जहाँ पे मरियम नवाज नवाज शरीफ की जानशीन के तौर पर, एट द सेम टाइम हमजा शहबाज शहबाज शरीफ के जानशीन के तौर पे फ्रंट फुट पे आए हैं, तो कन्फेडरेशन भी होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा, और अल्टीमेटली ये जो जहाँ जहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आएगा, वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा खुशी के शादियाने भी बजाई जाएंगी, इसे क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। और इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी पाया जाता है, और ये दोनों जो कि अपने अपने वालिदों के वालिद के जानशीन हैं, इनके लिए ये इक़्तिदार की रस्साकशी के लिए टग ऑफ वार में इन्वॉल्व नजर आएंगे। सही। चलें मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। वज़ीर आज़म ने गुरबत के हवाले से बात करते हैं कि गुरबत के ख़िलाफ़ जंग में फ़तह चीन की तारीखी कामयाबी अजीम कारनामे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह है वज़ीर आज़म का ट्वीट चाइना के हवाले से, और साथ में उन्होंने लिखा है तरक्की पजीर ममालिक को सबक हासिल करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क ही है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा अपनाया भी जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का हमेशा से ये रहा है कि वो गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं। उसका शाखसाना आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया तो वहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज किया गया। और जब वो हुकूमत के अंदर आए तो उन्होंने ये जो शेल्टर्स होम खोले हैं, अगर आप कभी जाएँ तो वहाँ पर आपको बड़ा नज़र आएगा, जो लोग सड़कों के ऊपर सोते थे, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, उनको ये एक गो के ये बहुत एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जिस तरह लोगों में पैसे बांटे गए हैं और उसकी शफाफियत की वर्ल्ड बैंक ने भी गारंटी दी है, तो इस तरह अगर आप मुल्क से गुर्बत को कम करते हैं, टाइम तो लगेगा इसमें, चाइना को भी 35 साल लगे गुर्बत ख़त्म करने में, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। थोड़ा महंगाई की ही बात कर लेते हैं, गुर्बत की बात अगर कर रहे हैं तो महंगाई तो अच्छी खासी हो चुकी है, बुनियादी जो देखिए ये चीज़ों से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद भी बहुत तंग है, इसके लिए वो रोज़ाना मीटिंग्स में बात भी करते हैं। ये चीज़ इनको देखनी पड़ेगी, महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे अवामिल भी बहुत ज़्यादा है। एक तो आपने देखा कि कोविड की वजह से दुनिया भर में जो है वो मईशत को बड़ा धचका लगा है, और उसकी वजह से एक बड़ा तवाज़न बिगड़ा है। आपको नहीं लगता कि अच्छी खासी काबीना है, तादाद अच्छी खासी है, हिकमत अमली का कोई फुकदान? हिकमत अमली का फुकदान है बिल्कुल, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की टीम में जो लोग मुझे नज़र आते हैं वो शायद इतने काबिल नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है महंगाई का, और आवाम सिर्फ इसी तरफ देखती है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, हुकूमत की तरफ से क्या रिलीफ मिलेगा। तो जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक वादे जिस तरह वकास ने कहा पूरे नहीं होंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी, उसके अलावा 50 लाख मकान है, जो जो आपने वादे किए थे वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। तो वकास, आप कैसे देख रहे हैं गुर्बत के हवाले से? चाइना बड़ी अहमियत का हामिल है और गुर्बत की वहाँ पर रेशो जो है बहुत कम हुई है, और मुबारकबाद दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन उन्होंने बोला है कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये सबक हासिल करने के मुताबिक है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में अच्छी खासी महंगाई भी है और गरीब आदमी कैसे अपनी गुजर बसर कर रहा है, तो कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल? देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड सेइंग इज नथिंग, डूइंग इज एवरीथिंग। आप प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली चीज़ों को नाफिज करें, दूसरों की मिसालें देने से के लिए के बेहतर ये है कि आप खुद दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं, और पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का कलाकमार सदेबाब करने के लिए आप खुद प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। उसके लिए महंगाई पे कंट्रोल करें, और गरीबों के लिए जितनी भी बेहतर पॉलिसीज हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो तरक्की पजीर मुल्क है जहाँ पे
60 से 70% लोग जो है इस वक्त हद गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पे बिल्कुल। गामजन है, और स्पेशली कोविड के दौर के अंदर मजीद लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बदतरीन होता जा रहा है, डाउनफॉल की तरफ आया है। यानी लिहाजा हुकूमत इस को सिचुएशन देखना के अंदर होगा इसी वजीर हवाले आजम से। बिल्कुल डेफिनेटली उनको देखना सही पड़ेगा। वकास वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत वक्त और तजिए का शुक्रिया नसीम साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।